Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार, दिस इज प्रोफेसर शिवानी गोस्वामी। मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में फैमिली लॉ पढ़ाती हूँ और यहाँ पे मैं हिंदू लॉ के लेक्चर्स ले रही हूँ। मैं 4 लेक्चर्स ले चुकी हूँ और पिछले लेक्चर में, आज मेरा 5वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में एक बार जस्ट रिकैप करके हम 5वें लेक्चर पे आएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के बारे में। जुडिशियल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 में बताया जाता है और डाइवोर्स धारा 13 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में, उसके बारे में बताया जाता है। जहाँ तक ये जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स का सवाल है, ये सुनने में एक जैसा लग रहा है पर इसके बहुत भिन्न है, ये बहुत ही अलग है। जुडिशियल सेपरेशन जो सेक्शन 10 में है वो उसमें बेसिकली मैरिटल टाइज सस्पेंड होते हैं, खत्म नहीं होते। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, कोई भी अप्लाई कर सकता है इसको, चाहे उसकी शादी 1955 से पहले हुई हो, यानी एक्ट आने के पहले हुई हो या एक्ट आने के बाद में हुई हो, दोनों को ये रेमेडी अवेलेबल है। और इसमें अगर कोई भी अप्लाई करता है तो ग्राउंड्स इसके और डाइवोर्स के हालांकि सेम है, पर यहाँ पे सिर्फ मैरिटल टाइज सस्पेंड हुए हैं। यहाँ पे जो शादी है वो खत्म नहीं हुई है, अभी भी दोनों वो जो लड़का और लड़की हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनको सस्पेंड किया गया है। टाइम दिया गया है 1 साल का कि अगर वो चाहें तो इसमें वो रिकंसिलिएशन उनका पैचअप हो सकता है और शादी टूटने से बचाई जा सकती है। मैंने बताया था कि कोर्ट का हमेशा ये रहता है कि शादी टूटने से बचनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शादियां बचे, ताकि उससे जो बच्चे, क्योंकि शादी से जो सबसे ज़्यादा डाइवोर्स का, अगर शादी कोई खत्म होती है तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो कोर्ट का हमेशा ये रहता है कि कम से कम शादियां टूटे, इसलिए जुडिशियल सेपरेशन की रेमेडी को हम लेसर इविल कहते हैं और डाइवोर्स को इसलिए ग्रेटर इविल कहते हैं क्योंकि डाइवोर्स के बाद बिल्कुल शादी टूट जाती है और इसके बाद फिर दोबारा अगर वो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहना चाहें तो नहीं रह सकते, वो शादी टूट जाती है। और शादी टूटने का मतलब बच्चों पे उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। ये लेसर इवल है जुडिशियल सेपरेशन, क्योंकि अभी भी पार्टीज के पास टाइम, कई बार ऐसे होता है कि गुस्से में हम बहुत हेस्टिली कोई स्टेप लेते हैं, जल्दी जल्दी में कोई स्टेप ले लेते हैं, पर बाद में हम उस चीज का हमें पछतावा होता है। तो ये जो जुडिशियल सेपरेशन है, इसमें पार्टीज को टाइम दिया जाता है कि वो अपने दोबारा से रिकंसिडर करें। और इसमें कितनी बार ऐसे हुआ है कि पार्टीज ने रिकंसाइल भी किया है। इसमें मैरिटल टाइज सस्पेंडेड होते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आप एक ही छत के नीचे रहें, आप एक छत के नीचे भी रह सकते हैं, बट नॉट एज हस्बैंड एंड वाइफ, और एक छत बाहर भी रह सकते हैं, घर से मतलब एक छत के नीचे नहीं भी रह सकते। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक छत के अंदर ही रहना है, अलग अलग आप रह सकते हैं। सस्पेंड होते हैं और इसमें शादी जो है खत्म नहीं होती है। आपको 1 साल का टाइम दिया जाता है, उस 1 साल के टाइम में अगर आपका रिकंसाइल हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो यू बिकम इंटाइटल, आप डाइवोर्स के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। तभी ये कहा जाता है जुडिशियल सेपरेशन इज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स डाइवोर्स। आपने 1 साल तक आपका पैचअप नहीं हुआ और आपको लगा कि ये नई शादी चल सकती है, तो आप डाइवोर्स के लिए इंटाइटल हो सकते हैं। इस टाइम के दौरान अगर कोई भी पार्टी दूसरी शादी करता है तो दूसरा जो एग्रीड स्पाउस है वो कोर्ट में जाके अंडर देन सेक्शन 494 आईपीसी, प्रेजेंटली सेक्शन 82 बीएनएस में अप्लाई कर सकता है और बाइगेमी के लिए प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया था हिंदू लॉ में मोनोगैमी रूल है, 1 मैन एंड 1 वुमेन एट 1 टाइम। कई बार जहां तक डाइवोर्स का सवाल है, वो एक बड़ा ईवल मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसके बाद सब कुछ, अगर डाइवोर्स की डिक्री मिल जाती है तो इसके बाद शादी बिल्कुल टूट जाती है।
आपके सब कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सब कुछ खत्म हो जाता है। पार्टीज अपने हिसाब से कहीं पे भी जा सकती हैं, दूसरी शादी कर सकती हैं। तो आपका पहला जो आपका स्पाउस है, आपका जो एक्स है, उससे आपका सब कुछ खत्म हो जाता है और इसका कुप्रभाव बहुत बच्चों पे पड़ता है। इम्पैक्ट, हालांकि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है, पर जो उसका इल इफेक्ट्स हैं वो बच्चों के ऊपर, उस शादी के जो बच्चे हैं उस पे पड़ता है। तो ये ग्रेटर ईवल है, क्योंकि इसके बाद रिकंसिलिएशन का जो टाइम है बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोनों के ग्राउंड्स, जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के ग्राउंड्स बिल्कुल ही सेम है। इनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, एडल्ट 8 ग्राउंड हैं जो दोनों हस्बैंड और वाइफ को अवेलेबल होते हैं, प्लस 4 एडिशनल ग्राउंड्स जो वाइफ को अवेलेबल होते हैं और हस्बैंड को अवेलेबल नहीं होते हैं। हमने डिस्कस किया था ये जो 8 ग्राउंड्स हैं प्लस 4 हैं, इनको हम फॉल्ट और गिल्ट थ्योरी में लेके आते हैं। गिल्ट थ्योरी का मतलब, मैंने थ्योरीज ऑफ डाइवोर्स भी डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मैंने बताया था कि गिल्ट थ्योरी में शादी के बाद इफ कोई भी पार्टी ने मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया है तो जो एग्रीव पार्टी है वो कोर्ट में जाके इसमें अप्लाई कर सकती है। इसके लिए जरूरी है कि एक पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए और दूसरी पार्टी गिल्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही गिल्टी हैं तो आपके पास ये रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है ये जो 8 और 4 ग्राउंड्स हैं, 8 दोनों को मिलते हैं, 4 वाइफ को मिलते हैं। इसमें ये जरूरी है कि एक पार्टी इनोसेंट होनी चाहिए और दूसरी पार्टी गिल्टी होनी चाहिए, उससे कोई मैट्रिमोनियल ऑफेंस कमिट किया होना चाहिए। मैट्रिमोनियल ऑफेंस कुछ भी तरह का हो सकता है। ये जो ग्राउंड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एडल्ट्री हो गया, क्रुएलिटी हो गया, डिजर्शन हो गया, इंसैनिटी, venereal disease, conversion, renunciation of the world, presumption of death, ये जो 8 ग्राउंड्स है। पहले लेप्रेसी भी होता था बट ये 2019 में खत्म हो गया है। लेप्रेसी क्योरेबल है, तो लेप्रेसी इज नो मोर अ ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स। ये नहीं है, ये 8 ग्राउंड्स जो हैं जुडिशियल सेपरेशन में भी अप्लाई होते हैं और डाइवोर्स में भी अप्लाई होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्राउंड अवेलेबल है, कौन सा पार्टी पे क्या अप्लाई हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये ग्राउंड्स मैंने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे और मैंने बताया था कि इसमें जो क्रुएलिटी है वो एक स्टेपनी की तरह यूज होता है जो हर ग्राउंड के साथ फिट हो जाता है, क्योंकि लॉयर्स कभी भी एक ग्राउंड को लेके नहीं चलते, साथ साथ वो कई ग्राउंड्स लगा देते हैं और क्रुएलिटी हर एक में फिट होता है। तो ये जो 8 ग्राउंड्स हैं ये हस्बैंड वाइफ दोनों को अवेलेबल हैं। इसके अलावा 4 जो ग्राउंड्स हैं वो वाइफ को अवेलेबल हैं, हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है। जैसे प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज था, यानी जो 18 मई 1955 में ये एक्ट आया था, हिंदू मैरिज एक्ट, उससे पहले की जो शादियां हैं तब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी कि आपको एक शादी करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, तो आप जितनी मर्जी शादियां करें। तो ये उन वाइफ्स के लिए अवेलेबल है जो रिक्वायरमेंट ये है कि दूसरी वाइफ हस्बैंड की अलाइव होनी चाहिए, यानी जिंदा होनी चाहिए। इमटेरियल है कि हस्बैंड ये नहीं ले सकता कि वाइफ ने पहले बोला था कि कर लो शादी और अब ये ऑब्जेक्ट कर रही है। सिर्फ ये अवेलेबल होना चाहिए कि दूसरी वाइफ जिंदा है, यही रिक्वायरमेंट है। तो इसमें वाइफ डाइवोर्स ले सकती है। दूसरा था कि आपने हस्बैंड अगर गिल्टी है रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी के लिए, तो भी वाइफ कोर्ट में जा सकती है और डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। तीसरा था कि सेक्शन 18 में आपने मेंटेनेंस लिया हुआ है, सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस है, और 1 साल तक आपका पैचअप रिकंसिलिएशन नहीं हुआ तो भी वाइफ जा सकती है। चौथा और आखिरी उसमें यह था कि 15 साल से पहले शादी हुई है, 18 साल से पहले रिपुडिएट कर दी गई है, मैरिज चाहे कॉन्जिमेट हुई है या नहीं हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर ग्राउंड हमारा मुस्लिम लॉ में भी अवेलेबल है, बट वहां की रिक्वायरमेंट है कि वो मैरिज कॉन्जिमेट नहीं होनी चाहिए। बट हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में, चाहे वो मैरिज कॉन्जिमेट हुई, कॉन्जिमेट मतलब व्हेन यू आर एबल टू हैव नॉर्मल प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो अगर आपका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुआ है कि नहीं हुआ। 15 साल से पहले की शादी है, 18 साल से पहले आपने रिपुडिएट कर दी, तो वाइफ के पास ये रेमेडी है कि वो सेपरेशन के लिए अप्लाई कर दे। तो ये जो 8 + 4
पहले 9+4 थे, लेप्रेसी हट चुका है तो अब 8+4 हो गए हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ को अवेलेबल हैं, प्री एक्ट और पोस्ट एक्ट सब शादियों के लिए अवेलेबल हैं। और इसमें जो विमेन है और जो हस्बैंड है, अगर उनका जो एग्रीड स्पाउस है वो कोर्ट में जा सकता है। बट मैंने ये भी बताया था कि गिल्ट और फॉल्ट थ्योरी में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। तो हमने नेक्स्ट थ्योरी जो डिस्कस करी थी वो कंसेंट थ्योरी थी, जिसमें मैंने बताया था कि इजीएस्ट वे है टू टेक डाइवोर्स, बट इसके नेगेटिव्स भी बताते हैं कि इजी तो है पर मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि जो कंसेंट है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, हमने सेक्शन 13B में पिछली बार पढ़ा था और मैंने बताया था कि इसमें सबसे जल्दी जो इतने लिटिगेशंस हैं ये हैं, तो आप बहुत जल्दी डाइवोर्स ले सकते हैं। पर मुश्किल इसलिए है कि अगर एक भी पार्टी अड़ जाए और नहीं देना चाहे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नहीं क्योंकि म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल ही रहना चाहिए, आपकी सहमति से रहना चाहिए। पर एक भी अगर रह गए तो उसमें ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है और आप इसमें डाइवोर्स नहीं ले सकते। तीसरी थ्योरी इरिट्रेबल थी, भारत में अभी तक नहीं आई है, पर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने केसेस ऐसे हैं जहां पे इरिट्रेबल थ्योरी लगाई है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इतने सालों से आप अलग रह रहे हैं, आपकी शादी नहीं चल पा रही है, दोनों एक दूसरे पे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हैं, केसेस डाले हुए हैं, इन्यूमरेबल केसेस डाले हुए हैं, पर कोई भी एक साथ रहना नहीं चाहता और डाइवोर्स भी नहीं लेना चाहता और आप एक दूसरे को तंग ही कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है ये जो शादी है इसका टूट जाना ही ठीक है। तो इरिट्रेबल में आर्टिकल 142 में कोर्ट ने मैंने नवीन कोहली, नीनू कोहली का केस बताया था, पंकज त्रिपाठी वाला, विनीता सक्सेना पंकज त्रिपाठी वाला बताया था। तो कई केसेस हमने डिस्कस किए थे जहां पे इरिट्रेबल में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी पावर के अंदर आर्टिकल 142 में पार्टीज को अलग किया था, क्योंकि वो शादी चल नहीं पा रही थी। लास्ट हमने उसमें करा था कि हिंदू लॉ में 1 साल जब शादी होती है तो 1 साल का टाइम दोनों पार्टीज को दिया जाता है कि आप जब आपकी शादी होती है तो आप 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में नहीं आए, अनटिल एंड अनलेस एक्सेप्शनल हार्डशिप या डिप्रेविटी है। उसमें ऑब्वियसली अगर शादी के बाद पति बहुत ज्यादा पीटता है बीवी को या ऐसे है, या प्योर वेजिटेरियन वाइफ है और हस्बैंड जबरदस्ती करता है कि नॉनवेज वो बनाएगी भी और खाएगी भी, तो ये एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्रेविटी के केसेस हैं। तो इस केसेस में आप 1 साल के पहले भी जा सकते हैं, बट शादी नॉर्मल केसेस में ये बताया गया है कि जब शादी होती है तो 1 साल तक, इसको फेयर ट्रायल रूल भी कहते हैं, जो सेक्शन 14 में, धारा 14 हिंदू मैरिज एक्ट में लगाया जाता है, ताकि शादियां कम से कम टूटे। क्योंकि कई बार जब शादी होती है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं लड़का लड़की, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस होते हैं, आपकी बैकग्राउंड अलग होती है, एजुकेशन सब कुछ अलग होता है, तो आपको एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझते हैं। तो 1 साल का टाइम दिया गया है, अगर तब भी नहीं बन रही तब और एक्सेप्शनल मतलब अगर 1 साल से पहले आप आना चाहते हैं तो एक्सेप्शनल केस होना चाहिए, अदरवाइज कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। ये हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी। और आज जो 5वां लेक्चर है मेरा, मैं बेसिकली हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में बताऊंगी। हम लोगों को जब मैं ये एक्ट का बारे में बात कर रही हूँ, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, यानी इसमें इस एक्ट के अंदर एडॉप्शन के बारे में बताया जाता है और मेंटेनेंस, जितने भी केसेस एडॉप्शन के हैं, ये एक्ट जो है 21 दिसंबर 1956 में इसको प्रेसिडेंट की असेंट मिली थी, तो ये लागू हुआ था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो एडॉप्शन है, मेंटेनेंस है, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही गवर्न होगी। तो ये एक्ट बोलता है कि ये जो एक्ट है पूरी भारतवर्ष में अप्लाई करता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये सब हिंदूज पे अप्लाई करते, क्योंकि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, तो यानी ये हिंदूज पे ही अप्लाई करता है। हिंदू की जो डेफिनेशन है हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं दी गई है 1955 में, या यहाँ पे भी नहीं प्रोवाइड की गई है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, बट
अगर हम इसको उस तरह से रखें कि किन लोगों पे हिंदू लॉ अप्लाई हो सकता है, हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय मैरिज, हिंदू बाय रिलीजन, हिंदू बाय बर्थ, या any person who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew and who is not governed by any other law, वो हिंदूज हैं। तो अगर हम इस चीज पे आते हैं कि इन लोगों पे हिंदू लॉ अप्लाई होता है तो यानी वो हिंदू है। तो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में 1956 में ये इन्हीं लोगों पे अप्लाई करता है जो हिंदूज हैं। हिंदूज कौन है मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो ये एक्ट उन पे अप्लाई करता है, यानी पार्टीज हिंदू होनी चाहिए इस एक्ट के अंडर आने के लिए। जहां तक ये एक्ट का सवाल है, ये इसके आने के बाद यानी 21 दिसंबर 1956 के आने के बाद जितने भी अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की चीजें हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होंगी। तो कोई भी अगर कस्टम है, यूसेज है, कोई प्रथा है, आपकी रिचुअल्स है, वो है, और या कोई लॉ है, कोई विधि है या कानून है जो इसके इनकंसिस्टेंट है, जो ये बोल रहा है उसके वो वैसा नहीं, इसके अब वो अलग बोलता है, तो उसको जाना पड़ेगा। यानी इस एक्ट के आने के बाद इसकी जितनी भी धाराएं हैं वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही अप्लाई होंगी। इसके अगर कोई अगेंस्ट है, चाहे वो कोई प्रथा है, चाहे वो रिचुअल्स हैं, कुछ भी है, वो उनको जाना पड़ेगा। तो या कोई कानून था इससे पहले जो अडॉप्शन या उसको कर रहा था, उसको चीज था, और वो अब इस एक्ट के इनकंसिस्टेंट है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो जाएगा इस एक्ट के आने के बाद 21 दिसंबर 1956 के बाद। अब इस एक्ट की ही सारी प्रोविजंस अप्लाई होंगी, जितनी भी इसकी धाराएं हैं वो इस पे अप्लाई होंगी, अडॉप्शन की और मेंटेनेंस की, सारी ये इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगी। मैंने ये बोला था कि ये एक्ट पूरे भारतवर्ष में अप्लाई होगा। भारतवर्ष में तो अप्लाई होगा, हिंदूज पे अप्लाई होगा, यानी जो यहाँ पे मुसलमान रहते हैं या क्रिश्चियन हैं या पारसी हैं, उन पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ यहाँ पे जो हिंदू हैं उन पे अप्लाई होगा। ये उन पे भी अप्लाई होगा जो यहाँ पर नहीं रहते, जो विदेश में चले गए हैं बट उनका डोमिसाइल भारतवर्ष में है। डोमिसाइल इज जब आपकी इंटेंशन परमानेंट, आपका अबोर्ड रेजिडेंस यहाँ पे है, इंटेंशन आपका अबैंडन करने का नहीं होता। तो जिन लोगों का हालांकि वो विदेश में चले गए हैं बट डोमिसाइल अभी भी इंडिया का है, भारत का है, तो उनके ऊपर भी ये एक्ट, जो हिंदूज हैं उन पे भी ये एक्ट के प्रोविजंस, धाराएं अप्लाई होंगी। मेंटेनेंस को डील करता है, अडॉप्शन को, यानी दो चीजों को ये डील करता है। तो धारा 1 से 4 तक प्रिलिमिनरी है, 5 से लेके 17 तक अडॉप्शन का पार्ट है, 18 से लेके फिर 28 तक मेंटेनेंस है, 29, 30 रिपील और सेविंग के धाराएं हैं। ये सेक्शन, ये जो एक्ट है ये इस तरह विभाजित किया गया है। अगर हम इस एक्ट के बारे में कहें, अगर हम एक्ट के आने से पहले की प्रोविजंस मतलब देखें कि क्या स्थिति थी और एक्ट के आने के बाद में क्या स्थिति है, तो बहुत ज्यादा इस एक्ट के आने के बाद मेजर चेंजेस आ चुके हैं हमारे अडॉप्शन को लेके। अगर मैं अब अडॉप्शन शुरू कर रही हूँ पहले, क्योंकि पहले मैं अडॉप्शन शुरू करूंगी फिर मैं मेंटेनेंस के ऊपर आऊंगी। काफी चेंजेस आ चुके हैं। पहले क्या होता था, इस एक्ट से आने से पहले हम हिंदूज में हमेशा ये होता था कि बेटा जरूर होना चाहिए। बेटा इसलिए होना चाहिए ताकि बंदे को वो अग्नि दे, अग्नि दे जब वो मरे। स्पिरिचुअल उसके लिए हम लोग कहते थे कि बेटे का होना बहुत जरूरी है। एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, स्पिरिचुअल थिंग का ऐसे कोई वो मायने नहीं रखता। पहले सिर्फ हम इस एक्ट के आने से पहले हम सिर्फ बेटों को ही अडॉप्ट करते थे, यानी बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। पर जब से ये एक्ट आया है, मैंने अभी अभी इसकी तिथि बताई है, 21 दिसंबर 1956 1956 के बाद ये जो एक्ट आया है, अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेटियों को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग बेटा और बेटी दोनों को ही अडॉप्ट किया जा सकता है।
देन पहले क्या होता था, दत्ता होमम एक सेरेमनी होती थी, वो फायर के आहुति देते थे, वो करते थे, वो अब चला गया है। अब ये कहते हैं कि सेरेमनी ऑफ देने की और लेने की वो ही सफिशिएंट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग इज मोर देन सफिशिएंट अगर आपको अडॉप्शन करना है तो। पहले सिर्फ विमेन की कंसेंट यानी वाइफ की कंसेंट का कोई मतलब नहीं होता था, आदमी अपने आप ही, जो पुरुष था वो अडॉप्शन में बच्चे को ले दे सकता था। बट इस एक्ट के बाद यानी 1956 के बाद विमेन की कंसेंट, मैरिड जो पर्सन है उसको अपनी वाइफ की कंसेंट लेना, उसकी सहमति लेना अब जरूरी हो गया है। अगर वो सहमति नहीं लेगा, अपनी बीवी की कंसेंट नहीं लेगा, तो वो एडॉप्शन वॉइड है, वो एडॉप्शन मानी ही नहीं जाएगी। तो जो मैरिड मैन है उसको अपनी बीवी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इस एक्ट में अगर आप ऑपोजिट सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, यानी अगर लड़का किसी लड़की को अडॉप्ट कर रहा है या लड़की किसी लड़के को अडॉप्ट कर रही है, तो 21 साल का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ये, 21 साल का गैप दोनों के बीच में जरूर होना चाहिए। तो ये 21 साल का जो प्रावधान है जो किया गया है, इसका बेसिक पर्पस ये है ताकि वो इमोरल पर्पसेस के लिए ना हो या कुछ ऐसे ना हो, तो आपका इतना एज गैप की रिक्वायरमेंट जरूरी है। पहले औरतें बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती थी, बट इस एक्ट के आने के बाद अब औरतें भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हैं। इसमें बच्चे की एज, पहले कुछ ऐसे एज का प्रावधान नहीं था, और पर अब ये माना गया इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग 15 साल से छोटा जो बच्चा है उसको अडॉप्ट किया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस कस्टम आपका कुछ और बोले। मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात कि कस्टम्स अगर इनकंसिस्टेंट हैं तो वो नहीं माने जाएंगे इस एक्ट के बाद। बट अगर कहीं पे स्पेसिफिकली कोई कस्टम मेंशन है या लिखा हुआ है किसी भी धारा के अंदर एक्ट में कि अनटिल एंड अनलेस आपका कस्टम ये कहता है, तो आपको कस्टम आपका वो वैलिड है। अदरवाइज कोई भी पहले कस्टम अगर होता था क्या, वो सब इस एक्ट के आने के बाद चले गए हैं, अब वो नहीं माने जाते। पर कहीं पे अगर एक्सप्लिसिटली किसी धारा में लिखा गया है तो आपको वो कस्टम मानना पड़ेगा, वो कस्टम वो चलता है। तो यहाँ पे एज का रिक्वायरमेंट भी है। पहले सिर्फ नियर रिलेटिव्स ही बच्चे को अडॉप्ट कर सकते थे। इस एक्ट के आने के बाद अब स्ट्रेंजर्स भी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। ऑर्फन, फाउंडलिंग बच्चे जो होते थे, जिस रास्ते में मिलते थे या जो भी थे, या जो अनाथालय से बच्चे थे, पहले इस एक्ट के आने से पहले आप उनको अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। पर जब से ये एक्ट आया है 1956 का, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, अब इसके बाद आप इन बच्चों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इन बच्चों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है अडॉप्ट करने की, तो ये बहुत ही लॉडेबल प्रोविजन है कि ये एक्ट बोलता है कि आप ऑर्फन, फाउंडलिंग, जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं जो पहले और बाद में क्या क्या, इस एक्ट के पहले और इस एक्ट के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये मैंने आपको बताया है। जो सेक्शन 6 है, जो धारा 6 है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की, वो बताता है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अडॉप्शन, यानी अगर रिक्विजिट्स क्या हैं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं अगर आपने अडॉप्ट करना है, तो उसके क्या, उसमें बोलता है कि अडॉप्शन के लिए जरूरी है कि जो पर्सन है जो अडॉप्शन ले रहा है, जो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है, ही मस्ट बी कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। दूसरा कहता है कि जो दे रहा है, he must be capable of giving the child in adoption। then जो बच्चे जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है उसके बारे में भी प्रोविजंस हैं कि कौन कौन से बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते हो अंडर हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, और कुछ और प्रोविजंस हैं जो आगे सेक्शन 11 में हमें अडॉप्शन को लेके मिलती हैं, जो मैं अभी बताऊंगी आपको थोड़ी देर के बाद। अगर हम सेक्शन 7 धारा 7 पे आते हैं, वो उन the capacity of Hindu male to adopt a child, यानी अगर किसी पुरुष ने बच्चे को अडॉप्ट करना है
तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सेक्शन 7 धारा 7 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का आपको बताता है। तो अगर किसी पुरुष ने, अगर हम पुरुष की कैटेगरीज देखें तो पुरुष बैचलर हो सकता है, पुरुष विडोअर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है या मैरिड पर्सन हो सकता है। तो आदमी की 4 कैटेगरीज हैं, विडोअर, डाइवोर्सी, बैचलर एंड मैरिड मैन। पहले 3 केसेस मैरिड मैन को अगर आप छोड़ दें तो जो पहले 3 केसेस हैं, यह एक्ट कहता है कि एनी हिंदू मेल जो साउंड माइंड का है और मेजर है, यानी माइनर अगर कोई बंदा है, माइनर मतलब 18 साल से कम का कोई बंदा है, क्योंकि हम 18 साल में मेजॉरिटी गवर्न करते हैं, तो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए माइनर अडॉप्ट नहीं कर सकता, तो यानी मेजर ही अडॉप्ट कर सकता है। 18 से ऊपर का जो बंदा है, 18 या 18 से ऊपर, वो उसके पास कैपेसिटी है बच्चे को अडॉप्ट करने की। एनी हिंदू मेल जो मेजर है और साउंड माइंड का है, यानी पागल के पास ऑब्वियसली ये राइट नहीं है कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सके। तो ये बंदा सेन होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए, तो ही हैज गॉट अ कैपेसिटी टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है अपने कैपेसिटी में। अब मैं 3 कैटेगरीज का अभी बता रही हूँ, डाइवोर्सी, विडोअर और अनमैरिड मैन का। तो ये अपनी कैपेसिटी में अडॉप्ट कर सकता है, उसको किसी की भी सहमति की जरूरत नहीं है। द ओनली रिक्वायरमेंट क्या है कि वो हिंदू होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो ये जो 3 कैटेगरीज थे जहाँ पे सिंगल है बंदा, उसको किसी की भी सहमति की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। जहां तक मैरिड मैन का सवाल है, जो बंदा विवाहित है, जिसकी शादी हो चुकी है, अगर उसको बच्चे को अडॉप्ट करना है तो ये रिक्वायरमेंट है कि उसको अपनी बीवी से कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंसेंट, सहमति उस बीवी की जरूरी है। 3 केसेस में ही कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उसको, कि बीवी अगर अनसाउंड माइंड की है, डेथ हो चुकी है, उसने ये रिनाउंस कर दिया है, किसी कोर्ट से वो अनसाउंड माइंड कर दिया गया है, तो इन केसेस में बीवी की कंसेंट की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज कोई भी अगर विवाहित बंदा है, आदमी है, तो उसको अपनी बीवी, अगर बच्चे को गोद लेना है तो उसको अपनी बीवी की कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो बंदा विवाहित है और शादी वैलिड है और एग्जिस्ट कर रही है, अगर वो नहीं लेता तो वो जो अडॉप्शन है वो वॉइड है, वो अडॉप्शन मानी ही नहीं जाएगी। तो इसके लिए जरूरी है कि उसको अपनी बीवी की सहमति लेनी पड़ेगी। उन 3 केसेस में नहीं लेनी पड़ेगी जो मैंने आपको अभी बताया था। 1955 से पहले, क्योंकि 1955 में ही मोनोगैमी का ये प्रावधान हुआ है, ये आया है, बट उससे पहले कोई मोनोगैमी का रूल नहीं था। 1955 से पहले की जो शादियां, फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे की 3-4 शादियां हुई हैं, तो उसको अपनी सारी बीवियों से, यानी 3-4, क्योंकि 1955 से पहले ये सारी की सारी उसकी वैलिड मैरिज है, उनको इन सब बीवियों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर वो एक की ले लेता है और दूसरे की नहीं लेता तो भी ये अडॉप्शन वॉइड है, ये अडॉप्शन नहीं मानी जाएगी। तो यानी बीवी की सहमति बच्चे के गोद लेने में, अगर कोई आदमी गोद ले रहा है, वो बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज अडॉप्शन वॉइड है। कई बार आपको सहमति एक्सप्रेस वे में बताते हो, कई बार आप इम्प्लाइड वे में बताते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोद लेना हो रहा है और बीवी, हवन हो रहा है या कुछ ऐसे सेरेमनी हो रही है और बीवी ने एक्सप्रेसली नहीं बोला, बट वो साथ में अगर हस्बैंड के बैठी हुई है, तो यानी उसकी इम्प्लाइड कंसेंट है। तो ये बिल्कुल इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। ये तो था जहाँ पे सेक्शन 7 धारा 7, जहाँ पे हिंदू मेल बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। सेक्शन 8 में हिंदू फीमेल का कैपेसिटी है कि कैपेसिटी ऑफ अ हिंदू मेल टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो यानी विमेन के भी 3 ऐसे हो सकते हैं, सिंगल विमेन हो सकती है, विमेन जो होती है वो स्पिंस्टर हो सकती है, वो डाइवोर्सी हो सकती है, वो विडो हो सकती है।
इन 3 केसेस में वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, उसको किसी की भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? हिंदू होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, मेजर होनी चाहिए। तो इन केसेस में विमेन को कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अकेले अपने बलबूते पे बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। जहां तक मैरिड वुमेन का सवाल है, वो भी अडॉप्ट कर सकती है। द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेनी है। हस्बैंड की कंसेंट फिर उन 3 केसेस में नहीं लेने की जरूरत जहां पे वो अनसाउंड माइंड का है, या रिनाउंस कर दिया है उसने वर्ल्ड, या उसकी डेथ हो चुकी है। इन केसेस में वाइफ को कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। बट अदरवाइज कोई मैरिड वुमेन अगर है, शादीशुदा औरत है, उसको अपने हस्बैंड की कंसेंट लेना जरूरी होता है। ये चेंजेस आए थे। पहले क्या होता था, रिक्वायरमेंट क्या थी कि हस्बैंड लेता था, वाइफ को जस्ट कंसेंट देनी होती थी। हस्बैंड अपने नाम से अपने उसमें लेता था, बीवी अपने आप नहीं ले सकती थी, उसको सिर्फ कंसेंट देनी होती थी। बट अब चेंजेस आ गए हैं, अमेंडमेंट हो गया है। अब वाइफ भी बच्चे को गोद ले सकती है, उसको हस्बैंड की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ उन 3 एक्सेप्शनल केसेस में कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अदरवाइज उसको कंसेंट लेनी होती है। इसमें भी कंसेंट एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है। अगर ऑपोजिट सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो तो 21 साल का, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, 21 साल का एज गैप होना जरूरी है। पहले लेडीज को, वुमेन को अलाउ नहीं होता था। अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था, पहले डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिंग बैक होता था, तो वो वुमेन अपने हस्बैंड के नाम पे बच्चे को अडॉप्ट करती थी, अपनी कैपेसिटी में अडॉप्ट नहीं कर सकती थी। एंड इट वाज अडॉप्शन बाय हर बट नॉट टू हर। तो हस्बैंड के उस पे होता था, और वो रिलेटिंग बैक में उस दिन से होती थी जब पति मरता था, उस दिन से वो अडॉप्शन मानी जाती थी। तो ये अब खत्म हो चुका है, ये नहीं करता। अब विमेन के पास, हम लोग इक्वालिटी की बात करते रहते हैं कि ये सब राइट, आर्टिकल 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू इक्वालिटी। तो ये अब इक्वालिटी लाने के लिए ये चीज करी गई है। अब विमेन के पास भी इक्वल राइट है जो मेन के पास राइट है। ये सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 9 में पर्सन्स हु कैन गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन, जैसे आप ले सकते हैं बच्चे को, तो कोई तो होगा जो बच्चे को दे भी रहा होगा। तो ये उन लोगों के बारे में बताया गया है। तो इसमें फादर, मदर और अब पहले गार्जियन नहीं होता था, सिर्फ पेरेंट्स का ही वो होता था राइट। बट अब अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के आने के बाद गार्जियन के पास भी ये राइट है, ये रेमेडी है कि वो बच्चे को अडॉप्शन में दे सके। यहाँ पे मैं नेचुरल पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, अडॉप्टिव पेरेंट्स की बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर एक बार बच्चा अडॉप्शन में दे दिया गया तो वो दोबारा अडॉप्शन में नहीं दिया जा सकता। तो ये अडॉप्शन सिर्फ एक बार ही होती है, बार बार नहीं होती। इट इज वंस फॉर ऑल, दोबारा नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही बार बच्चा अडॉप्शन में दिया जा सकता है। तो यानी मेल या फीमेल, मैंने बोला फादर मदर के पास राइट है, साउंड माइंड के होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए और मेजर होने चाहिए, उनके पास ये राइट है टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। अगर आप मेल फादर दे रहा है तो मदर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है, मदर दे रही है तो फादर की कंसेंट की रिक्वायरमेंट है। उन 3 केसेस में जहाँ पे डेथ हो चुकी है, अनसाउंड माइंड का है, रिनाउंस कर दिया है वर्ल्ड को, उन केसेस में कंसेंट की, सहमति की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अदरवाइज आपको मैरिड पर्सन को कंसेंट लेनी पड़ती है अपने स्पाउस की, तभी वो वैलिड माना जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ अडॉप्टिव या स्टेप पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, ये नेचुरल पेरेंट्स की बात हो रही है। गार्जियन का जहां तक सवाल है, अब कई बार मैंने बोला कि अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में पहले गार्जियंस नहीं होते थे, सिर्फ पेरेंट्स का होता था। बट एक्ट के आने के बाद गार्जियंस का भी अब वो है, अब हम देखते हैं कितने ऑर्फनेज हैं, कितने वहाँ पे वहाँ से भी बच्चे अडॉप्ट होते हैं। तो वहाँ का जो इंचार्ज है
उसके पास भी कैपेसिटी है बच्चे को अडॉप्शन में देने की। कई बार फाउंडलिंग बच्चे हैं, आपको रास्ते में मिले हुए होते हैं, अनाथालय में चले जाते हैं, तो ये अनाथालय से आपको बच्चा गोद ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो गार्जियन है वो ऑफिसर इंचार्ज होगा वहाँ का, उसके पास भी कैपेसिटी है बच्चे को अडॉप्शन में देने की। रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप बच्चा किसी अनाथालय अनाथ आश्रम से ले रहे हैं तो प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, वो एक रिक्वायरमेंट है जो कि जरूरी रिक्वायरमेंट है। अगर आप कोर्ट की परमिशन नहीं ले रहे हैं तो वो माना नहीं जाएगा। आपको कोर्ट की, जहां तक गार्जियंस का सवाल है, आपको कोर्ट की परमिशन लेना जरूरी है। ये इसलिए है कि कई बार ताकि देख सके बच्चे का, क्योंकि हमेशा हम जब भी कहते हैं बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट होता है। कोर्ट का हमेशा ये रहता है कि बच्चा जहां भी जाए उसका हमें वेलफेयर, उसके वहां का देखना पड़ता है कि क्या जहाँ पे वो जा रहा है वहां का माहौल कैसा है, जो बच्चा गोद ले रहा है क्या वो कैरेक्टरलेस तो नहीं है, विमेनाइजर तो नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है, बच्चे को वो ठीक ठाक से पाल लेगा या वो कर लेगा, कहीं गलत कामों में तो नहीं डाल देगा। तो ये सारी चीजें कोर्ट देखता है और इसके लिए ये जरूरी है कि कोर्ट की परमिशन, जब आप अनाथालय वगैरह से बच्चे को लेते हैं तो कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट एक मैंडेटरी, अनिवार्य, जरूरी है ये रिक्वायरमेंट, और इसको आपको कंप्लाई करना पड़ता है। क्वेश्चन कई बार यहाँ पे आता है कि क्या उन चीजों में भी जरूरी है कोर्ट की परमिशन जहाँ पे पेरेंट्स दे रहे हैं। तो ये माना जाता है कि पेरेंट्स तो सब कुछ देख के देंगे और उसका अच्छा बुरा देख के देखेंगे, ऐसे तो बच्चे को नहीं देंगे गोद में, किसी के घर अपने, उनका अपना बच्चा है वो कैसे दे देंगे ऐसे। बट ये जरूरी नहीं है। कितने केसेस ऐसे आए हैं कि जहाँ पे था ऐसे केसेस, उड़ीसा का एक केस था जहाँ पे एक लेडी ने 50 रुपए के चक्कर में, बहुत ही गरीबी है तो गरीबी के चक्कर में उसने 50 रुपए में उस बच्चे को, वो उसकी अपनी माँ थी, उस बच्चे को गोद में दे दिया, किसी को बिना देखे कि क्या उसके, जहाँ पे वो बच्चे को गोद दे रही है वो उसके लिए अच्छा भी है कि बुरा है। तो बच्चों की गरीबी थी, 50 रुपए चाहिए थे, अपने आप को पालना वो करना था, तो उस वजह से उसने देखा नहीं कि कहाँ पे वो बच्चे को दे रही है और उसने अपने बच्चे को बेच दिया एक तरह से। कई बार ऐसे भी होता है कि यंग विडोज हो जाती हैं, बच्चा होता है, शादी के प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं, कि बोला जाता है कि अगर बच्चा है तो उनकी शादी नहीं होगी, तो आप उनके बिना ये देखे कि बच्चा कहाँ पे ठीक भी रहेगा, अगर हम अडॉप्शन में देते हैं, जल्दी में शादी के चक्कर में आप बच्चे को गोद में दे देते हैं। तो इनमें भी होना चाहिए, बट लॉ ऐसा नहीं बोल रहा। रिक्वायरमेंट यही है कि अगर आप ऑर्फनेज या वहां से ले रहे हैं तो वहां पे कोर्ट की परमिशन की पहली प्रायर रिक्वायरमेंट है। पहले दत्तक होम होती थी, जरूरी था ऑब्लेशंस, जो आप आहुतियां देते थे आग के आगे जब आप बच्चे को गोद लेते थे, बट अब सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। यानी जो बंदा दे रहा है या जो बंदा दे रहा है उनकी उसको पकड़ाना है, ये करना है, कोई ऐसे और कोई बहुत मेजर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आपको ये सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग है। ये था सेक्शन 9। अगर हम धारा 10 पे आते हैं तो धारा 10 इसका बोलता है कि कौन से बच्चे अडॉप्ट किए जाते हैं, कौन कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है आप किसी को भी अडॉप्ट कर लोगे, कि क्रिश्चियन है, पारसी है, कोई भी बच्चा है, आपने अडॉप्शन करना है, आप किसी को भी अडॉप्ट कर लोगे। इसके लिए जरूरी है जो बच्चे जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हो उसका हिंदू होना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला था, अगर हम हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की बात कर रहे हैं तो हिंदू वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा ले रहा है बच्चे को, दे रहा है बच्चे को, या जिस बच्चे को दिया या लिया जा रहा है, उसको, ये सब हिंदू होने चाहिए। और हिंदू कौन है ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, एक्ट कहीं पे भी डिफाइन नहीं करता, बट जिन पे हिंदू लॉ अप्लाई हो सकता है वो हिंदूज हैं। तो यानी जो बच्चा आप अडॉप्ट कर रहे हैं उसका हिंदू होना जरूरी है, ही मस्ट बी अ हिंदू। देन कई बार ये बोला जाता है कि 2 पर्सन्स एक ही बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब ये जो 2 पर्सन्स हैं ये अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ है। हस्बैंड एंड वाइफ तो ऑब्वियसली एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, बट ये 2 अलग अलग बंदे हैं
कि वो एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। यानी अडॉप्शन एक बार तो होती ही है, क्योंकि आप अगर एक बार अडॉप्शन कर दी तो आप उस बच्चे को आगे फिर नहीं कर सकते, क्या फिर अडॉप्शन में दे दें। आपको लगे कि ये बच्चा तो हमारे को सूट नहीं कर रहा, बहुत शरारती है, बहुत नालायक है, इसको नहीं हम रख सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपने अडॉप्ट कर लिया तो आपने कर लिया, अब वो आपका बच्चा है, जैसे कि आपका नेचुरल बॉर्न चाइल्ड है, तो आपको उसको उसी की तरह ही पालना पड़ेगा कि जैसे वो उस घर में ही पैदा हुआ है। आप कोई बाइगॉट्री, कोई डिफरेंस, कोई डिस्पैरिटी, कोई भेदभाव नहीं रख सकते। अगर आपको उस वो बच्चा एडॉप्शन के बाद ऐसा ही हो जाता है जैसे कि वो उस घर में ही पैदा हुआ है। तो अगर आपने एडॉप्शन किया है, कल को अगर बच्चा खराब निकलता है किसी भी वजह से, तो आप उस बच्चे को दोबारा एडॉप्शन में कहीं और नहीं दे सकते। या बच्चा ही सोचे कि मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा, मैं तो दोबारा से जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। ये एक ही बार होता है और वंस फाइनल इसका वो होता है, वंस फॉर ऑल होता है, फाइनल वो होता है। तो ये भी एक रिक्वायरमेंट है। एक और रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि सिर्फ आप बेटों को अडॉप्ट करते थे, पर अब बेटियों को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट ये कि अब बेटा या बेटी कोई भी है, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। देन 15 साल का रिक्वायरमेंट है कि अगर एक्ट के अंदर आप सिर्फ 15 साल के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा का अनटिल एंड अनलेस आपका कस्टम कुछ और कह रहा है, वो अलग बात है, तो आप उसको भी ज्यादा कर सकते हैं अगर आपका कस्टम अलाउ कर रहा है। बट अदरवाइज एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 15 साल तक के बच्चे को ही अडॉप्ट किया जा सकता है, 15 या 15 से नीचे। उसके ज्यादा अगर होगा तो एक्ट के अकॉर्डिंग आप उस बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अनमैरिड बच्चा ही होगा, पर कस्टम है तो मैरिड बच्चे को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये रिक्वायरमेंट है। देन ये तो थे कि कौन से सेक्शन 10 था कि कौन कौन से बच्चे अडॉप्ट किए जा सकते हैं। अगर हम धारा 11 पर आए तो 11 कुछ और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कहती है। वो बेसिकली कहती है कि जब आप अडॉप्ट करते हैं, यू कैन अडॉप्ट अ सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, अगर किसी का बेटा है या बेटे का बेटा है या बेटे के बेटे का बेटा है, लेजिटिमेट बाय बर्थ और थ्रू अडॉप्शन, तो वो बंदा बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो बेटी अडॉप्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर आपका बेटा है या बेटे का बेटा है या बेटे के बेटे का बेटा है, तो आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप बेटी अडॉप्ट कर सकते हैं, पर आप बेटा अडॉप्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपकी डॉटर है या सन्स डॉटर है, लेजिटिमेट बाय बर्थ है या बाय अडॉप्शन है, तो आप बेटा अडॉप्ट कर सकते हैं, बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, आपका ये देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास बेटा है या बेटे का बेटा है या बेटे का बेटे का बेटा है, तो आप बेटा नहीं अडॉप्ट कर सकते, बेटी अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बेटी नहीं है। और अगर आपके पास बेटी है या बेटे की बेटी है, तो आप बेटी अडॉप्ट नहीं कर सकते, बेटे को अडॉप्ट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ये है कि ये हिंदू होने चाहिए। अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं या दूसरे रिलीजन को अपना लेते हैं, तो आप उनको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। मतलब बेटी अगर आपके पास थी पर वो कन्वर्ट हो गई है, तो आप बेटी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने पहले ही बताया था कि अगर ऑपोजिट सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट करना है तो 21 साल का गैप होना जरूरी है। ये इसलिए है ताकि आप उनको गलत कामों में ना डाल दें। गैप कम होगा, ये ऑपोजिट सेक्स के केसेस नहीं है, सेम सेक्स में नहीं है। यानी अगर किसी लड़के ने लड़की को अडॉप्ट करना है या लड़की ने लड़के को अडॉप्ट करना है, तो 21 साल का रिक्वायरमेंट मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये इस एक्ट में बताया गया है। एक्ट के आने से पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं था, बट अब ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है और 21 साल का दोनों का एज गैप होना बहुत अनिवार्य है ऑपोजिट सेक्स के केसेस में। 2 जने एक बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। ये 2 जने अदर देन हस्बैंड एंड वाइफ है। और अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें कि भाई बहन है,
मैरिड है, वो उसकी अपनी शादी हुई हुई है, बहन की दूसरे घर में शादी हुई हुई है। अब वो तो आपस में एक बच्चा अडॉप्ट करते हैं और बोलते हैं कि 15 दिन ये मेरे पास रहेगा, 15 दिन ये मेरी बहन के पास रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। 2 people other than husband and wife, they cannot adopt a same child. आप ऐसे नहीं कर सकते कि 15 दिन ये मेरे पास रहेगा, 15 दिन आपके पास रहेगा। यहाँ पे 2 people हस्बैंड वाइफ से अलग बोल रही हूँ मैं। हस्बैंड एंड वाइफ तो ऑब्वियसली एक ही बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। उसके बाद सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इसमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग दत्तक होमम खत्म हो गया है। तो ये दत्तक होमम की रिक्वायरमेंट, पहले वो आहुति देते थे और करते थे, पर अब ये रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट सेरेमनी ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, आपको सिर्फ सेरेमनी ऑफ गिविंग एंड टेकिंग की ही रिक्वायरमेंट रह गई है। सेक्शन, अगर हम धारा 12 पे आते हैं तो धारा 12 ये बोलती है कि इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन क्या होंगे। इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल एडॉप्शन के बाद क्या क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगी, ऑब्लिगेशंस क्या क्या रहेंगी। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जब बच्चा अडॉप्टेड फैमिली में दे दिया जाता है तो जो अडॉप्टिव फादर है, मतलब जिस फैमिली में उसको दे रहे हैं, वो उसके नेचुरल फादर हो जाते हैं और अडॉप्टिव मदर नेचुरल मदर हो जाती है। और ये माना गया है कि 5 साल से छोटा छोटा बच्चा, मदर का पहला उसका राइट होता है और उसके बाद फादर का नहीं होता, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखा जाता है। तो 5 साल तक के बच्चे के तो मदर का ज्यादा उसमें माना था, क्योंकि बच्चे की छोटी उम्र है, टेंडर इयर्स है, तो मदर बेटर पोजीशन में है बच्चे को देखने के उसके लिए, तो मदर को वो किया जाता है। बट अडॉप्शन के बाद आपका बच्चे का नेचुरल फैमिली से सारे टाइज, जो उसके संबंध हैं, वो पूरे खत्म हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बच्चा अपनी नेचुरल फैमिली में भी जा रहा है और अडॉप्टिव फैमिली में भी है। अडॉप्शन के बाद उसकी जो नेचुरल बायोलॉजिकल उसकी जो फैमिली थी, जहां वो पैदा हुआ था, वहां से टाइज खत्म हो जाते हैं और उसके सारे टाइज अब उसकी अडॉप्टेड फैमिली में आ जाते हैं। तो यानी यहाँ इसके जितने भी अब म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस हैं, राइट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, सब कुछ अब उसका अडॉप्टेड फैमिली में ही माना जाता है। सिर्फ एक टाई जो रह जाता है वो ये है कि ये जो बंदा है, अडॉप्टेड बंदा जो बच्चा है, ये अब उस फैमिली में, जो उसकी नेचुरल फैमिली में अब जो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में रिलेशंस आ रहे थे, उनसे ये अभी भी शादी नहीं कर सकता, जो कि पहले नहीं कर सकता था। प्रोहिबिटेड डिग्री का हम लोग पहले भी हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ चुके हैं कि आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स वगैरह आते हैं इसके अंदर। अगर आप इनमें डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आप अगर शादी करते हैं तो वो शादी वॉइड एब इनिशियो है। सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में मैं ये पहले वॉइड मैरिज के 3 वो बता चुकी हूँ। तो उसमें एक था कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज का था, तो अगर आप प्रोहिबिटेड डिग्री में शादी करते हैं तो वो शादी पहले दिन से ही कोई शादी नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे जब आप बच्चा दूसरी फैमिली में जा रहा है, एक सारे उसके नेचुरल फैमिली से टाइज खत्म है, सिर्फ एक टाई रह जाता है, और ये टाई है कि ये अभी भी अडॉप्शन के बाद उस फैमिली में शादी नहीं कर सकता। मतलब ये नहीं कह सकता कि अब तो मेरे उससे सारे नाते सब कुछ खत्म हो चुका है, तो अब मैं वहां शादी कर सकता हूँ। ये बच्चा वहां पे अब भी शादी नहीं कर सकता। अदरवाइज अब इसके माता पिता, भाई बहन, सब कुछ उसके अडॉप्टिव फैमिली में हो गए हैं, वहां से उसके रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं। सिर्फ ये एक टाई रह जाता है और जो अडॉप्शन के बाद रहता है। जब बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स, फादर और मदर, वो उसके माँ बाप हो जाते हैं। वहां पे जो उसके भाई है या बहन है, कोई भी है, जैसा भी केस है, वो उसके बहन भाई बन जाते हैं। जहां तक राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का सवाल है, तो ये मेंटेनेंस में, इनहेरिटेंस में, गार्डियनशिप में, सारा इसका वही होता है जो एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड का होता है। ये इसी तरह से ही होगा जैसे कि बच्चा उस फैमिली में ही पैदा हुआ हो।
ये नहीं माना जाता कि वो अडॉप्ट दूसरी फैमिली से आया है। एडॉप्शन के बाद जो राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज एक औरस पुत्र या पुत्री द नेचुरल बोर्न और चाइल्ड या बायोलॉजिकल चाइल्ड है उस फैमिली का, उसके होते हैं, सिमिलर राइट्स, ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज इस बच्चे के भी होते हैं जो उस फैमिली में अब अडॉप्ट हो चुका है। तो यानी अगर मेंटेनेंस है तो अब अगर मेंटेनेंस क्लेम करना है तो अब इसके अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स करेंगे, या कल को ये बड़ा होगा, कमाएगा, ये करेगा और पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये बच्चा भी उनको मेंटेन करेगा जैसे कि कोई औरस पुत्र या पुत्री करते हैं। मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि एडॉप्शन के बाद आप ऐसे ही होते हैं जैसे कि आप उस घर में पैदा हुए हैं। तो जो नेचुरल बोर्न चाइल्ड है उस फैमिली का, जो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो ही इस बच्चे के भी होंगे जो उस फैमिली में अडॉप्ट हुआ है। जो उनको करना पड़ेगा वो इसको करना पड़ेगा, जो उनको चीजें मिलेंगी वो इसको मिलेंगी। अडॉप्शन के बाद की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो सिमिलरली ये तो मेंटेनेंस का हुआ, गार्जियनशिप में भी सिमिलर उसके राइट्स वो हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, तो ये वही वो होगा। इनहेरिटेंस में भी, प्रॉपर्टी राइट्स में भी इसको भी वैसे ही प्रॉपर्टी मिलेगी जैसे कि कोई नेचुरल बॉर्न चाइल्ड को मिलेगी। प्रॉपर्टी तब मिलेगी अगर अडॉप्शन से पहले प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हुई है। अगर इस बच्चे की अडॉप्शन से पहले प्रॉपर्टी उस फैमिली में पहले ही डिवाइड हो चुकी है तो इसका कोई राइट नहीं है अब उस प्रॉपर्टी में। यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगी कि फॉर एग्जांपल ए फादर है और बी और सी उसके दो बेटे हैं, और एक और फैमिली है जहाँ पे डी एक लेडी है और उसकी ई और एफ दो डॉटर्स हैं। अब ये ए बी सी, ए फादर है और बी और सी हैं, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो 3 जने हैं तो ये 1/3 1/3 1/3 लेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी बच्चा ये इसको अडॉप्शन में कहीं और दे दिया जाता है तो ये नहीं है कि अडॉप्शन में जाने से पहले इसको अपना वो प्रॉपर्टी दे के जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अडॉप्शन से पहले प्रॉपर्टी डिवाइड हो चुकी है तो इसका वो राइट है। सिमिलरली अगर जिस फैमिली में वो जा रहा है वहां पे पहले से ही प्रॉपर्टी डिवाइडेड है तो जब ये अडॉप्शन के बाद उस फैमिली में जाएगा ये क्लेम नहीं कर सकता कि जो प्रॉपर्टी पहले डिवाइड हो चुकी है अब दोबारा से, क्योंकि मैं अब इस फैमिली का बेटा हूं अडॉप्शन के बाद, तो ये प्रॉपर्टी अब दोबारा से मेरे को भी दी जाए क्योंकि मैं अब इस फैमिली का हिस्सा हूं। क्योंकि वो पहले डिवाइड हो चुकी है तो इसका कोई राइट नहीं है। बट यही प्रॉपर्टी अगर इसके अडॉप्शन के बाद डिवाइड की जाती तो इसका पूरा राइट है। तब वो प्रॉपर्टी जो 1/3 1/3 1/3 माँ और बेटियों के बीच में डिवाइड हुई थी, अगर अडॉप्शन के बाद डिवाइड होती तो वो 4 हिस्सों में बंटती। एक हिस्सा माँ लेती, दूसरा बेटा लेता और एक एक हिस्सा वो बहनें लेती, तो यानी 4 हिस्सों में डिवाइड होती, तब इसको पूरा अपना शेयर मिलता क्योंकि अडॉप्शन हो चुका है। पर ये वो डिप्राइव नहीं कर सकता उनको अगर वो पहले कोई चीज हो गई हुई है। तो ये धारा 12 है जो बताता है कि बिल्कुल उनके इफेक्ट्स ऑफ एडॉप्शन क्या होंगे। सेक्शन 13 में हमें, धारा 13 में हम लोग ये बोलते हैं कि जब ये जाता है बच्चा उस फैमिली से तो जो वहाँ पे पेरेंट्स हैं उनको ये डिप्राइव नहीं कर सकता कि अगर फॉर एग्जांपल उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है कि उनको डिप्राइव कर दे, वो उनके अभी भी पूरा राइट है कि वो जिस तरह मर्जी से अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करें क्योंकि वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। धारा 14 में ये बोला गया है कि अगर कोई बंदा शादी करता है तो जो उसकी वाइफ है वो आई मीन हस्बैंड एंड वाइफ है, वो बच्चे को अडॉप्ट कर रहा है हस्बैंड यहाँ पे, तो जो वाइफ है वो अडॉप्टिव मदर होगी। अगर फॉर एग्जांपल सिंगल ने अडॉप्ट किया है, बैचलर ने किया था या डाइवोर्सी ने किया था या विडोअर ने किया था, तो और बाद में वो शादी करता है तो वो जो मदर होगी, जो बाद में जो उसकी वाइफ है, जो उस बच्चे की मदर बनेगी, वो यहाँ पे उसकी स्टेप मदर कहलाएगी।
सिमिलरली अगर लड़की है और बाद में किसी से शादी करते हैं तो वो लड़का उन बच्चों का स्टेप फादर कहलाएगा। अगर किसी बंदे की 1955 से पहले की शादियां हैं तो जो सीनियर मोस्ट बाय मैरिज है वो एडॉप्टिव मदर होगी और बाकी की जो वाइफ्स होंगी वो स्टेप मदर कहलाई जाएंगी। ये धारा इस एक्ट का धारा 14 ये इसके बारे में बोलता है। ये भी बोला गया है धारा इसमें 15, 16, 17 तीन और इसमें और जो इम्पोर्टेंट इसमें सेक्शंस हैं तो 15 में ये 15, 16, 17 में ये कहा गया है कि एक बार अगर आपने दे दी आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो अडॉप्शन वंस मेड इट इज मेड वंस फॉर ऑल, तो ये कैंसिल नहीं हो सकती। अडॉप्शन वैलिड है तो वो पूरी तरह से वैलिड रहेगी। अगर आप कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स कल को कोर्ट में अगर केस जाता है और अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और इसमें लेने देने वाले के सिग्नेचर्स और सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लाई की गई हैं तो कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करेगा कि वैलिड अडॉप्शन हुई थी। तो कोई बंदा अगर इसके उल्टा बोल रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे के ऊपर आएगा ये बताने के लिए कि ऐसा नहीं हुआ था। तो यानी प्रिजम्पशन हमेशा ये रहेगी अगर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं और सब कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लाई हुई हैं कि ये वैलिड अडॉप्शन हुई थी। कोई अगर इसके उल्टा बोलेगा तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये गलत है, ये ऐसा नहीं हुआ था। देन ये एक्ट ये भी बताता है कि आपको अडॉप्शन में पैसा लेना या देना नहीं है। आपको ये नहीं है कि अगर आप बच्चे को ले दे रहे हैं तो आप पैसे के पीछे ये कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है। तो ये एक्ट इसका जो सेक्शन धारा इसकी 17 है ये इसको प्रोहिबिट करता है पैसा देना या लेना अलाउ। नॉर्मल अगर वो है खर्चे आ रहे हैं वो है वो अलग बात है, बट अदरवाइज ले दे के पैसा ले दे के आप बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते या दे सकते। तो ये सेक्शन 17 धारा 17 इसके बारे में बताया जाता है। तो बेसिकली ये एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस 1956 एक्ट का एडॉप्शन का पार्ट है। ये एडॉप्शन धारा 17 तक लिया गया है। 18 से मेंटेनेंस शुरू करते हैं क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि ये जो एक्ट है ये दो चीजों को डील करता है, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। अभी मैंने आपको एडॉप्शन के सारे प्रावधान बताए हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो 17 सेक्शंस तक बताए हैं मैंने आपको। 18 से लेके 28 तक मेंटेनेंस है और 29 और 30 रिपील और सेविंग के प्रोविजंस हैं। वो मेंटेनेंस को सारा डील करता है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी। और ये हमारा एडॉप्शन का पार्ट था। इसका जो आधा पार्ट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगी जो कि मेंटेनेंस के बारे में बताता है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये भी कोशिश करूंगी कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट लूं जिसमें सिर्फ 13 सेक्शंस हैं। तो ये दोनों मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar before they can go and sit for their school or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude, immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare, as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says
that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre-existing materials, pre-existing stories. Now, does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.